हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर कर रहे थे हम। और आज लेक्चर 4 के अंदर हम जो क्वेश्चंस आ गए हैं, क्योंकि हमने अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि घनत्व के आधार के ऊपर आपने रखना है, किस किस को रखना है। प्रश्न में दे रखा है क्या है, एक तो वायु दे रखी है, एक चिमनी का धुआं दे रखा है, और शहद, जल और चौक, रुई और लोहा। इन सब को घनत्व, डेंसिटी के आधार पे रखना है और बढ़ते हुए क्रम में रखना है। इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम कम घनत्व वाला रखेंगे, फिर ज्यादा और फिर ज्यादा। कल मैंने जब आपको बताया था अवस्थाओं के बारे में, तब मैंने बताया था कि सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा पार्टिकल्स नजदीक होने के कारण उनका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब हमें सॉलिड को सबसे लास्ट में लेना है, उससे पहले हम लिक्विड लेंगे और सबसे पहले हम कौन लेंगे, गैस। तो अब आप इनमें से चिन्हित कर लेते हैं। हमें सबसे पहले गैस, वायु गैस में आती है, गैस, धुआं गैस में आएगा, ये गैस। शहद और जल दोनों लिक्विड है, तो ये बाद में आएंगे। चौक सॉलिड है, रुई सॉलिड है, लोहा भी सॉलिड है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कौन सा। अब गैस में ये दो दे रखी है, एक वायु है, एक चिमनी का धुआं है। देखो, वायु तो नॉर्मल वायु होती है, तो उसमें जो आपको आसपास दिखाई देती है वही होती है। चिमनी का धुआं जो होता है वो क्योंकि चिमनी से निकल रहा होता है, तो वो थोड़ा गर्म हवा होती है, और गर्म हवा होती है तो उनके अंदर डिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में। इसलिए सबसे कम जो आएगा घनत्व वो चिमनी के धुएं का होगा। तो सबसे पहले चिमनी का धुआं आएगा, उसके बाद कौन आएगा। चिमनी के धुआं के बाद किसका ज्यादा होगा, वायु का, फिर वायु का होगा। वायु के बाद अब आते हैं हम लिक्विड पे, शहद या जल। अब आप दोनों की गाढ़ेपन से आप अंदाजा लगा सकते हो। पानी जो है नॉर्मल बह जाता है, शहद जो है वो थिकर होता है, तो इसका मतलब इसका घनत्व ज्यादा है शहद का, और जल का कम है। तो पहले जल आएगा और फिर शहद आएगा, जल और शहद। अब उसके बाद हम बोल रहे हैं चौक, रुई और लोहा। चौक, रुई अब सॉलिड में है तीनों, तो आप ये ध्यान देखो, एक चौक है, एक रुई है और एक लोहा है। अब रुई जो है वो सॉलिड तो है, लेकिन उसके अंदर देखो, रुई को हम दबाते हैं दब जाते हैं, क्योंकि खाली स्पेस बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब चौक में ऐसा नहीं होता और लोहे में तो बिल्कुल नहीं होता। तो इसका मतलब इन तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो पहले कौन आएगा, रुई, क्योंकि खाली जगह है। उसके बाद कौन आएगा, चौक, और उसके बाद कौन आएगा, लोहा। ठीक, ये होगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। पहला क्वेश्चन हो गया है। जो दूसरा क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर वो है कि विभिन्न अवस्थाओं में गुणों से होने वाले अंतर को समझाइए। तो ये प्रश्न दो, कल मैंने जो वीडियो भेजी थी और उसके बाद जो रिटन वर्क दिया था आपको, वो यही क्वेश्चन था। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में बहुत सारे अंतर दिए थे, वो इसी क्वेश्चन का ए पार्ट था। तो वो अगर आपने लिख लिया है तो आपको ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। आप उस क्वेश्चन के ऊपर ही प्रश्न नंबर 2 करके ए डाल दें, तो वो आपका यही क्वेश्चन का आंसर है। फिर आते हैं हम बी पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, वैसे ये आप पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको समझाया था। दृढ़ता को बोलते हैं हम रिजिडिटी। बेटा मैं आपको ये सिर्फ समझा रही हूँ, रिटर्न वर्क मैं आपको अलग से दे दूंगी, तो आप वहां से अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपने ये समझना है इनका मतलब क्या होता है। तो दृढ़ता मैंने आपको बताया था, सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं। और क्यों होते हैं वो, क्योंकि उनके जब पार्टिकल्स हैं बहुत नजदीक होते हैं। जब नजदीक होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता, तो जब उनके ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है तो वो अपना आकार नहीं बदल रहे। इसी को दृढ़ता बोलते हैं, कि वो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, तो दृढ़ता है, तो इनको हम नहीं चेंज कर सकते उनके आकार को। सॉलिड जो होते हैं वो ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, इसमें अगला गुण दिया था संपीड्यता। ये भी आपको उस दौरान समझाया था। संपीड्यता को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कंप्रेसिबिलिटी।
संपीड्यता का जो संबंध होता है वो आयतन से होता है। कि आप देखो, अगर ठोस पदार्थों में स्थिर आयतन है तो संपीड्यता उसमें क्या होएगी, बिल्कुल नहीं होएगी। आयतन का मतलब एक निश्चित वॉल्यूम रख रहे हैं वो। अब जैसे हम वो दाब का ही लगा रहे हैं, अब कणों के बीच में जो खाली स्थान है, अगर वो आकार चेंज नहीं होगा तो आयतन भी तो चेंज नहीं हो रहा ना उसका। अब हम यहाँ पे बीच में खाली जगह थी, हम उसको दबाएंगे तो वो थोड़ा नजदीक आएंगे तो शेप में बदलाव आ जाएगा उसकी। तो शेप में बदलाव आ गया, जैसे लिक्विड में थोड़ा सा आता है तो इसका मतलब लिक्विड थोड़े से कंप्रेसिबल है। लेकिन गैस को अगर कंपैरिजन करें तो जैसे मान लो गैस इतने बॉक्स में भरी हुई है कोई गैस, ठीक है ना, और फिर हम उस पे पिस्टन से प्रेशर लगा के बिल्कुल उतना से डिब्बे में बंद कर देते, क्या हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि गैस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, हम उसको कम कर सकते हैं। तो ये होती है संपीड्यता। गैसेस में सबसे अधिक होती है, लिक्विड में बहुत थोड़ी सी होती है, और सॉलिड के अंदर तो होती ही नहीं है। उसके बाद आते हैं हम तरलता। तरलता जो होती है ये सिर्फ द्रवों का गुण है। द्रव इसका मतलब लिक्विड, लिक्विड स्टेट सिर्फ ये दिखाएगा गुण। इसके अंदर तरलता जो होती है, एक तरीके से मैंने आपको इसमें बहाव बताया था, अगर आपको ध्यान हो, फ्लूइडिटी भी बताया था, ये इसी के अंदर आती है। तरलता, फ्लूइडिटी, बहाव एक ही बात है, बहने की जो क्षमता होती है। तो सॉलिड कभी नहीं बहते, सॉलिड में नहीं होती है, किसमें होती है? लिक्विड में होती है और गैस में भी होती है। उसके बाद आते हैं बर्तन में गैस का भरना। कोई भी गैस होती है, जिसने बोला है बर्तन में गैस का भरना। गैस मैंने अभी बताया था, अगर मान लो इस कैप के अंदर कोई गैस भरी है और मैंने इसको बंद कर रखा है, ठीक है, अब ये ढक्कन खोल के अगर मैं किसी बंद बॉक्स में उसको ट्रांसफर कर दूं तो वो पूरे बॉक्स में फैल जाएगी। इसका मतलब गैस जो होती है वो स्टेट है जो अपना आकार भी बदल रही है और आयतन भी बदल रही है। तो वो जोन सा भी उसे बर्तन मिलेगा, जैसा भी वेसल मिलेगा, वो उसी वेसल के हिसाब से उसमें पूरा कवर कर लेगी, उसको पूरा भर लेगी। इसे बोलते हैं गैस का भरना बर्तन में। तो ये किस वजह से हो पाई? क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल बहुत बहुत कम है कणों के बीच में। तो पहले कण अगर इस कैप में रखेंगे तो कण बहुत नजदीक आ गए थे, लेकिन जैसे ही आप उसको खोलोगे ढक्कन को और बड़े बॉक्स में डालोगे तो वो दूर चले जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल इतना नहीं है कि वो वहां पे बांध के रख सके उनको, ठीक है, कणों को। इसलिए वो गैस जो होती है पूरे बर्तन में भर जाती है। आकार, आकार मतलब शेप। अब अभी बताया मैंने, एक पदार्थ का एक कण है, दूसरे कण से आकर्षण बल रख रहा है। आकर्षण बल बहुत अधिक होगा तो पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज रहेंगे, बहुत क्लोज होंगे, तो उन्होंने कोई शेप बना ली होगी उसमें, लेकिन वो आकार बना लिया। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बहुत ज्यादा है तो हम उसको बदल नहीं सकते उस आकार को। क्यों? क्योंकि वो जो जैसे ये फोर्स है एक कण और दूसरे कण के बीच में, हम इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब वो दूर दूर हैं तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। गैस में तो और दूर है तो हम और सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब जो ठोस अवस्था में जहां पर आकर्षण बल बहुत अधिक होता है उनका आकार कभी भी नहीं बदलता। किसके अंदर नहीं बदलता? सॉलिड के अंदर। लिक्विड में आकार बदलता है ना, उसने जग की शेप ले ली, फिर पतीले के अंदर जो दूध डाला था उसकी शेप ले ली थी, तो इसका मतलब सॉलिड का आकार बदल जाता है। तो हम यही कह रहे थे कि सॉलिड का आकार जो होता है वो नहीं बदलता, लिक्विड और गैस का आकार बदल जाता है। अब बात करते हैं हम गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, वो ऊर्जा जो कणों की गति के हिसाब से संबंध रखती है। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होती है? उसमें सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होगी। ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। सॉलिड के अंदर सबसे कम, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा। घनत्व की बात कर रहे हैं, घनत्व को क्या बोलते हैं हम? डेंसिटी। तो जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है? एक तरीके से अगर फॉर्मूला में बताऊं, किसी पदार्थ का घनत्व निकालना है तो उस पदार्थ का द्रव्यमान कितना है बटे में उस पदार्थ का आयतन कितना है। इंग्लिश मीडियम के लिए मास ऑफ दैट सब्सटेंस बटे में वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। तो मास बटे में वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे में आयतन उसका घनत्व है। ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा मास होगा उस पर्टिकुलर एरिया में। तो सॉलिड के अंदर
अगर वॉल्यूम सबका सेम रखा जाए तो सॉलिड में ज्यादा मास होता है, तो सॉलिड में डेंसिटी भी ज्यादा होगी, लिक्विड में थोड़ी सी और कम हो जाएगी, गैस में थोड़ी और कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमने कर लिए हैं। अब आते हैं हम प्रश्न 3 पर। तो प्रश्न 3 पर आते हैं, वो वही क्वेश्चंस हैं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन को कि उनके अंदर आकर्षण बल बहुत कम होता है, इस वजह से वो पूरे बर्तन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और भर जाते हैं उसके अंदर। अगला है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। जो गैस होती है वो प्रेशर डालती है किसी वेसल में जिसके अंदर रखा जाता है। तो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बी क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, ये कोई बर्तन है, इसमें हमने रखा। गैस जो होती है, मैंने बताया था गैस के अंदर गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा। तो जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, यहाँ टक्कर मार रहे हैं, कोई पार्टिकल यहाँ टक्कर मार रहा है। तो एक दबाव क्या होता है कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। तो जब गैस के कण जो होते हैं वो घूमते रहते हैं और आपस में टकराते हैं, बर्तन की दीवारों पे टकराते हैं, तो इसकी वजह से वहां पर बल लगता है, यहाँ पर दीवारों पर। तो इस वजह से वो वहां पर दबाव बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सी है, लकड़ी की जो मेज होती है वो ठोस कहलाती है। क्यों कहलाती है? सबसे पहली बात, वो आकार नहीं बदलती, वो अपना आयतन नहीं बदलती, वो कठोर होती है। तो ये सारे गुण किसके हैं? ठोस के हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लकड़ी की मेज जो होती है उसके अंदर निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, उसके कोई भी उसकी संपीड़ितता नहीं दिखाती वो, इस वजह से वो एक ठोस कहलाती है। उसके बाद हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जब आप हवा में चला रहे हो, जैसे यहाँ है हवा, तो मैं हाथ चला रही, क्यों? क्योंकि एक कण और दूसरे कण के बीच में आकर्षण बल जो है वो बहुत कम है। तो मैं आराम से अपने हाथ से जो फोर्स लग रही है उससे मैं तोड़ सकती हूँ उस आकर्षण बल को। लेकिन जो इस सॉलिड में, ये जो मेज है या जो ये कार्डबोर्ड है, इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत नजदीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इनको तोड़ने के लिए मुझे इनकी फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो गैस में तो बहुत कम आकर्षण बल होता है, तो इजीली हम हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस के अंदर ज्यादा आकर्षण बल होता है, इसलिए वो नहीं तोड़ सकते हम इतने, हमें फिर और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। लास्ट है 4th क्वेश्चन। सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा ध्रुवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को पानी में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि ठोस का जो घनत्व होता है सबसे ज्यादा होता है, द्रव का फिर कम और गैस का सबसे कम होता है। और ये बात ये होती है कि जो हल्की चीज होती है वो पानी पर तैरती है, ठीक है, अगर उससे हल्की होती है, और भारी चीज होती है तो वो डूब जाती है। लेकिन जो बर्फ होती है वो क्या होती है? वो ऊपर तैरती है। जबकि अगर बर्फ है तो बर्फ तो ठोस अवस्था है, उसे क्या होना चाहिए? डूब जाना चाहिए था, क्योंकि पानी से ही बनी थी ठोस अवस्था उसकी, तो उसको ज्यादा होना चाहिए था। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो हमने क्या कहना है कि जब नॉर्मल ठोस अवस्था होती है तो घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन बर्फ के केस में क्या होता है? बर्फ के केस में उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से ऐसे अटैच होता है चारों तरफ, और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिख रहा है आपको? केज बन रहे, खाली जगह बन रही है, तो ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसकी, जिसकी वजह से यहाँ पर खाली स्थान बहुत ज्यादा होते हैं। आइस की जो अंदर स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर रिक्त स्थान, खाली स्थान बहुत अधिक होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी से उसका जो घनत्व होता है वो कम होता है। जो बर्फ का घनत्व होता है वो कम होता है, इसलिए बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरती है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं, इनके रिटर्न में आपको भेज दूंगी। बाकी अगर कुछ फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।